अगर आपका डिस्क प्रोलैप्स हो जाए L5S1 के ऊपर 1 से 1.5 साल हो जाए और आपकी दर्द ना जा रही हो, आप कंफ्यूज हो कि क्या ये दर्द डिस्क प्रोलैप्स ही है, क्या ये शाइटिका है, क्योंकि आप 1 साल से मुख्तलिफ फिजियोथेरापिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोसर्जन, बाबों हर एक के पास होके आ चुके हों। ऐसा ही केस हमारे पास है। बिलाल की उम्र 24 साल है, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन अब कंफ्यूज हैं क्या करूं। वालदा कहती है कि सर्जरी के लिए नहीं जाना। वो खुद कहते हैं कि मैं शायद सर्जरी करवा के ठीक हो सकता हूँ, ठीक हो जाऊं। ये ध्यान रखिए कि जब केस बहुत ज़्यादा फंस जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो हमने रियलिस्टिक अप्रोच पे जाना होता है। हम इस वीडियो के अंदर इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे कि किस वक्त सर्जरी के बारे में सोच लेना चाहिए और किस वक्त नहीं। हम आपको बताएंगे कब तक फिजियोथेरेपी, कब तक इंजेक्शन, क्या आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आप कंप्रोमाइज करते रहेंगे। ये ध्यान रखिए कि जब भी डिस्क प्रोलैप्स होगा उसके 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल में तब्दीली। हम ये देखिए क्या बिलाल ने उनको सही तरीके से फॉलो किया। नंबर 2, अगर नहीं ठीक हो रही दर्द तो फिर आप टीका लगा देते हैं। हम ये देखेंगे क्या बिलाल ने सही टीका ट्राई किया और फिर क्या इसको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बिलाल से उसकी ज़बानी सुनेंगे कि वो क्या सोचते हैं। बिलाल, बेसिकली मैं इस बात को समझ सकता हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ को। 1 से 1.5 साल हो जाए, आपकी शादी का प्लान था वो भी डिले हो गया, आपने बाहर पढ़ने के लिए जाना था वो भी डिले हो गया, साथ है कि आप जिम भी नहीं कर पा रहे हो, घर वाले तुम्हें जाने नहीं देते। तो इस तमाम फीलिंग्स को मैं दिल से महसूस कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करके बता दो हमारे नाज़रीन को कि आपका मसला ये कैसे स्टार्ट हुआ और अभी तक आपको क्या लगता है कि ठीक क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट ईयर दिसंबर में इन्हीं सर्दियों के दिनों में मुझे डेंगू हुआ था, तो मैं हॉस्पिटलाइज रहा हूँ 10 से 15 दिन। अच्छा जी। उसके दौरान ये पेन मेरे नी के ऊपर ही बिल्कुल निकला था। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता हुआ फिर मैंने इसकी डॉक्टर साहब फिजियो करवाई। फिजियो करवाने के बाद ये पेन 5-6 सेशंस के बाद ना सेटल हो गया था। तो फिर एक रात को सोने के बाद जैसे मैं सुबह उठा हूँ तो मेरे ग्लूट्स बहुत टाइट थे। ठीक है जी। दोनों, जैसे किसी चीज़ ने जकड़ नहीं लिया उनको। तो ये डॉक्टर साहब टाइटनेस बहुत शदीद किस्म की थी दोनों साइड पे। तो फिर मैंने फिजियो करवाई 2-3 जगह से। तो ये डॉक्टर साहब एक राइट साइड पे पेन आ गई थी बस। ठीक है जी। तो ये मेरे जहाँ पे भी मैं गया हूँ, जिधर भी गया हूँ फिजियो पास, मैंने कहा ये आपकी मसल्स की पेन है, आपको मसल स्पैज़म है, आईटी बैंड है, परफॉर्मेंस है, इस तरह की पेन है, तो ये लिहाजा सेटल हो जाएगी। लेकिन काफ़ी सेशंस के बाद भी और मेडिसिन के बाद, मेडिसिन से वक्ती तौर पर फ़र्क पड़ता है, बस सिर्फ 5-6 घंटे आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर जैसे उसका असर ख़त्म होता है तो पेन वहीं की वहीं रहती है। ठीक है। तो काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद फिर मैंने अचानक ही एमआरआई कराई थी। तो एमआरआई में L5 और S1 का डॉक्टर ने कहा था कि न्यूरोसर्जन ने कि आप करा लें अब। उसके बाद ही डॉक्टर साहब पेन नज़र आई है, सामने आई थी। तो अभी तक पेन ना ट्रीट हो पाई है, पेन वहीं की वहीं है। फिजियोस करवा चुका हूँ, मेडिसिन मैंने ऑलमोस्ट कोई पेन किलर मैंने नहीं छोड़ा। कोई आप कह रहे हैं गैबी का हो गया, मूवेक्स हो गया, सब खा के देखे, सिर्फ वक्ती आराम है। पेन मेरी वहीं की वहीं आज 1.25 साल 1.5 साल में। आपने बताया था इंजेक्शन भी लगवाए हैं। इंजेक्शन ओजोन थेरेपीज मैंने करवाई डॉक्टर साहब, 3 से 4 सेशन वो करवाए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ वक्ती फ़र्क पड़ता है, 1-2-3 दिन सुकून के खिंचाव रहता है वहाँ पे अपनी जगह पे, और पेन जब अचानक उठती है तो बहुत ही ज़्यादा उठ जाती है। आपने कुछ सर्जन को भी दिखाया? सर्जन को भी दिखाया डॉक्टर क्या साहब। कहते हैं सर्जन? उन्होंने डॉक्टर साहब 2 तो सर्जन ने कहा कि आप सर्जरी की तरफ जाएं। कुछ कहते हैं कि आप मेडिसिन और एक्सरसाइज से ट्रीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो मैंने फिजियो से भी करा के देखे। मेडिसिन जब तक आप लेते रहें तो मामला ठीक रहते हैं, लेकिन उसके साथ आपका ये सारा स्टमक, ये मेरा फेस पे भी ये पिंपल्स, गर्मी जो मेडिसिन की वजह से बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किडनी पे इफ़ेक्ट, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं। तो इस वजह से मेडिसिन पे तो अब मेरा रिलाय बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मेडिसिन को लेके चलूँ इन फ्यूचर। ठीक है। तो मैं अब चाहता हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट कराऊँ डॉक्टर साहब, जो भी कर लो। नाज़रीन, आप ये ज़हन रखिए कि बिलाल ने अपना इशू बता दिया और हम इस बात को समझते हैं कि जब मरीज़ 1 से 1.5 साल दवाइयाँ खा के थक जाता है तो उसकी क्या फीलिंग हो सकती है। हम इसका पूरे जो एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, क्या इसको कब इंजेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, इसको टाइम फ्रेम देंगे। ये तो नहीं हो सकता कि सारी ज़िंदगी ये फिजियोथेरेपी करवाता रहे और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कंप्रोमाइज़ करता रहे, ये घर बैठा रहे, का प्रॉपर जो स्टडी करना चाहता है वो ना कर पाए, शादी से घबराता रहे जी मैं शादी कैसे करूं, मेरा तो बैक का मसला है, मेरी टांग का मसला है।
तो हमने किसी मसले के हल की तरफ जाना होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था बिलाल से रिक्वेस्ट करने का, यार बिलाल तुम 1 से 1.5 साल से फंसे हुए, तो हम आपके सामने एक लाइन ऑफ एक्शन दे। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर जो बिला वजह फंसे रहते हैं और कई दफ़ा ट्रीट नहीं करते। फैमिली का भी प्रेशर अननेसेसरी चल रहा होता है जी, क्यों वही सर्जरी करवाओगे, सर्जरी के बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन जब एक सोल्यूशन है तो क्यों ना करवाया जाए। लेकिन मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं इसको सर्जरी तरफ कह रहा हूँ तुम फ़ौरन सर्जरी करवाओ। मैं आपके सामने एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान दूंगा, लेकिन वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर होगा। ये दिन देखिए कि सबसे पहले हम एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। आपने देखा होगा कि मेरी अक्सर वीडियोस के अंदर आपको हमेशा ये मिलता है कि यार सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे भी सर्जरी विल बी द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद इसने प्रॉपर तरीके से अगर फिजियोथेरेपी नहीं की तो 4 से 6 हफ्ते ये अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी करता है, प्रॉपर वर्जिशें करता है, जो मैं गाइडलाइन दूंगा वो फॉलो करता है, तो हमें से पता चल जाएगा कि क्या ये हमारा ट्रायल कामयाब होता है कि नहीं। अगर अल्लाह ना करे वो फेलियर हो जाता है तो नंबर 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि कमर में टीका लगाएंगे L5S1 के ऊपर, स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगता है, एपिड्यूरल स्पाइनल इंजेक्शन कहलाता है। हम रेफर करेंगे किसी अच्छे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से, वो टीका लगाएगा, साथ हम फिजियोथेरेपी करेंगे। अगले 6 हफ्ते फिर हम फिजियोथेरेपी के साथ ट्रायल देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट 3 माह में भी ठीक नहीं होता तो क्या फिर हम इसको ऐसे दें, फिर सर्जरी। ये देखिए कई दफ़ा आपकी चाहे MRI बहुत अच्छी हो लेकिन क्लिनिकल पिक्चर आपकी फेवर में ना जा रही हो तो वहां पे सर्जरी बनती है। लेकिन प्रोवाइडेड कि अगर आपने पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को सही ईमानदारी से फॉलो किया हो, आपने लाइफस्टाइल में तब्दीली, उन तमाम एक्टिविटी से बचे जैसे दर्द छिड़ती है, प्रॉपर एक्सरसाइज, इसको हम जिम भेजेंगे, इसको हम स्विमिंग पूल में भेजेंगे, इसके सामने एक्सरसाइजेस करवाएंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले दस देख लेते हैं कि इसकी पेन की नोयत या खिंचाव की नोयत क्या है। सबसे पहले पाँव खींचो बिलाल अपनी तरफ, कोई दर्द? ठीक नहीं, ठीक है। पाँव खींचो बिलाल, राइट लेग को सीधा ऊपर उठाओ बिलाल, और ऊपर उठाओ। कितनी उठा सकते हो? बस डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? खिंचाव आ जाता है और पावर नहीं लेग में। अब क्या हो रहा है? खिंचाव बढ़ रहा है। खिंचाव बढ़ गया, और कितना बढ़ गया? बस जितना आप ऊपर जा रहे हो उतनी शिद्दत खिंचाव आ बढ़ता रही जा है। रहा है, ठीक है। कि इससे कोई हिप में पेन बढ़ी है इस तरह करने से? क्योंकि आपने पेन भी खाया होगा। पेन नहीं है जी डॉक्टर साहब। तो आपने देखा कि इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत लिमिटेड है। अरे ये मूवमेंट इतनी लिमिटेड होती है तो ये दिन रखिए कि उसकी एक बड़ी वजह आपकी शाइटिक नर्व के ऊपर दबाव होता है। शाइटिक नर्व जो है वो L5, S1, S2, S3 जो है, L4, L5 से शुरू होती है, S1, S2, S3। इसकी S1 जो नर्व है वो दबी हुई है, अब उस पर दबाव है, इसीलिए जब इसको पेन आती है तो यूजली हिप रीजन में रहती है। लोग कई दफा ये भी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये पेन जो है टांग में पूरी तो जाती नहीं, हमारी नमनेस तो होती नहीं है, पाँव में कमजोरी तो कोई है नहीं, तो फिर क्यों हम ये कहें ये शाइटिका है? ये शाइटिका का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पूरी टांग में दर्द है। कई दफा वो पेन हिप तक रहेगी, कई दफा वो पेन आपकी यहाँ थाई तक रहेगी, कई दफा पेन पूरी लेग में आ जाएगी, कई दफा पेन आपकी सिर्फ यहां तक होगी, ऊपर बिल्कुल नहीं होगी। ये डिपेंड ये करेगा कि आपके 5 नर्व रूट की वैल्यूज हैं, किस पे दबाव डाल रहा है। जिस पे दबाव डालेगा वो ही प्रेजेंटेशन देगा। तो इसका S1 पे दबाव है, इसलिए इसकी जो ज्यादातर जो कंप्लेन है वो हिप की रीजन में। अब जब हिप पे पेन होती है तो बहुत से और फैक्टर भी सामने आ जाते हैं कि क्या पीरिफार्मस है, क्या सिर्फ ग्लूट्स टाइटनेस है, क्या सिर्फ मसल स्पैज़म है, जो ऑलरेडी ये काफी ट्रीटमेंट ले चुका है। तो लिहाजा हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके साथ जो लाइन ऑफ एक्शन देने लगे हैं, ट्रीटमेंट बताने लगे हैं, वो जरूर देखिए कि मैं इसको बताऊंगा कि किस तरह से ये 6 हफ्ते गुजारे ताकि पूरा चांस ले ले कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ, जहां पे हम इसको ट्रीटमेंट प्लान देने लगे। नंबर 1 अप्रोच ये, क्योंकि इसके जो हैमस्ट्रिंग है, ग्लूट्स का एरिया है, काफ है, बहुत टाइट है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इसमें स्टिफनेस कम करने के तरीकेकार क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हीटिंग, इसको दिन में 2 से 3 दफा 15 से 20 मिनट की इन एरिया को हीट देनी चाहिए। नंबर 2, इसको इसी पोजीशन में लेट के 10 से 15 मिनट डी फ्रिक्शन मसाज। आप ये डी फ्रिक्शन मसाज आप सिर्फ पाम से कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिए मसाज का जो मेन रोल होता है वो आपके मसल के अंदर से जो स्टिफनेस होती है वो कम करना होती है। तो लिहाजा अगर मस्कुलर स्टिफनेस होगी तो ये मसाज से कम हो जाएगी। नंबर 3, हम इसमें थोड़ा और एग्रेसिव करना पड़ेगा कि हम इसकी टांग को साथ बेंड करेंगे और ये कोहनी के साथ इसके पीरिफॉर्मस मसल को भी रिलीज करेंगे और ये इस तरह से स्ट्रेच करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव मसाज जो है इसके हैमस्ट्रिंग को, ग्लूट्स रीजन को किया जाएगा
ताकि मसल की जो स्टिफनेस है, जो माइंड में डाउट है कि ये सिर्फ और सिर्फ मसल टाइटनेस है, तो वो निकल जाएगा। ये जो है कि मसल की स्टिफनेस जो होती है वो मसल रिलैक्सेंट से, दवाइयों से बेहतर हो जाती है, लेकिन वो अगर जा ही नहीं रही तो इसका मतलब ये पीछे नर्व दबती है जो गाहे बगाहे दोबारा से मसल को स्पैज़म में ले आती है, गाहे मसल को दोबारा टाइट कर देती है। तो इसके केस में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मसल को रिलैक्स रहे। नंबर 2, जो प्रूवन एक्सरसाइज है वो है मैकेंजी अप्रोच। उसके अंदर क्योंकि हमें पता है कि डिस्क इसकी जो है पीछे जा रही है, सेंट्रली प्रोट्रूडेड है, तो उसके लिए बहुत बेहतर होती है कि हम दोनों हाथों से रख के हम कोबरा स्ट्रेच करते हैं। सिंपल, सारा वेट हाथ लेते हैं, आपने मसल को नहीं यूज करना होता और आपने आराम से इस तरह से जाना होता है। हर बंदे की फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होती है, तो आपने आराम से जाना है, इस पोजीशन को होल्ड करना है 5 से 6 सेकंड का और स्लोली वापस लेके जाना है। ये देखिए क्रोनिक केस है, ये एक्यूट केस नहीं है। एक्यूट केस के अंदर हमारी अप्रोच डिफरेंट होती है। इस केस के अंदर ये फंसा हुआ केस है, अब आराम से ऊपर जाएगा और ये फिर अपनी ये मोबिलाइजेशन, इसकी पूरी स्पाइन की अच्छी मोबिलाइजेशन हो रही है। ये नंबर 2 हमारी अप्रोच हो जाएगी। नंबर 3 पे इसके दोनों हाथों पे आ जाओ, दोनों घुटनों पे आ जाओ और इसको चाइल्ड पोज स्ट्रेच बोलते हैं, ताकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो टाइटनेस है वो खत्म करनी है हमने, तो इसकी मोबिलाइजेशन इस तरीके से बनेगी। ये दोनों हाथों से करेगा सामने से, फिर दोनों हाथ एक साइड पे ले जाएगा, फिर ये स्ट्रेच करेगा ताकि इस तरह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, हर स्ट्रेच को 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेगा, फिर दूसरी साइड पे ले जाएगा, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेगा। तो ये समझ लीजिए इसे तकरीबन 10 से 15 रेपिटेशन ईच साइड पे करना होगा ताकि इसकी मोबिलिटी बेहतर हो जाए। अब इसी पोजीशन के अंदर ये थोड़ी सी पेल्विस की मोबिलाइजेशन करेगा, पेल्विस मोबिलाइज करेगा, सिर्फ पेल्विस को, ये वाले इस रीजन को ऐसे, फिर वापस लेके आए ये, ताकि पेल्विस की मोबिलिटी बेहतर हो जाए। फिर आप कैट एंड को भी कर सकते हैं इसके अंदर, वो करके दिखाइए था, पेट को अंदर रखें, हाँ करें, आप लोग काफी एक्सपर्ट है। यस, इसको अंदर किया, फिर इसको नीचे, हेड अप, ठीक है, इसको नीचे, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये काफी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि इसको प्रॉपर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लेके आए ताकि ये बेहतर। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चल रही है, यहाँ पे सीधा लेटा के कुछ अक्सर गाइड करने लगे। जिन लोगों के हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट होते हैं लेकिन उनको शाइटिका नहीं होती, तो वो भी ये ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें, आप लेग को उठा के दिखाएं प्लीज, लेग को सीधा उठाएं, देखिए इतनी इनकी रेंज ऑफ मोशन। दूसरी लेग को उठाएं प्लीज, इनकी ये रेंज ऑफ मोशन है। मैं स्टार्ट इधर से करने लगा गुड साइड से, कि आपने ये पकड़ना है, दोनों हाथ नीचे रखना है और आराम से इस टांग को हमने ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, फिर अगेन करते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन वापस अगेन 1 2 3 4 5 एंड देन वापस। और जब यहां पे हमें लगे तो फिर आप खुद ऊपर उठाओ टांग को, इसको पकड़े रखो और यहां पे जाके एज पर टॉलरेंस स्ट्रेच होगा 1 2 3 4 5, ताकि हैमस्ट्रिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बेहतर किया जा सके। इसके बाद दूसरी साइड पे आते हैं, इसको हम उस तरह से बेंड करेंगे ताकि हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस को कम किया जा सके। ये देखें एज पर टॉलरेंस ज़्यादा टाइट है, तो हम देखें 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स अगेन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स अगेन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इस तरीके से आप हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं। पाँव खींचो, टांग को सीधा ऊपर उठाओ प्लीज, उठाओ, तो कुछ रेंज मोशन बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि दिस टेक्निक जो है बेहतर तरीके से काम कर सकती है। तो ये बहुत सिंपल और सादा इसकी अप्रोच होगी। साइड बाय साइड हम इसको इंकरेज करेंगे कि जाके ये फर्स्ट किसी भी चीज हैंगिंग करेगा ताकि इसकी स्पाइनल डीकम्प्रेशन हो। ठीक है, आप वीडियो में यहाँ पे देख रहे हो किस तरह स्पाइनल डीकम्प्रेशन किया जा सकता है। ये आप सेल्फ करेगा, फिर अपने हाथों से कुछ एक्सरसाइज करेगा। बकाया ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर हम पूरा चांस देंगे कि ये 4 से 6 हफ्तों में पहले फिजियोथेरेपी का ट्रायल दे। अगर इसमें फेल होगा तो फिर ये टीका लगवाए, और फिर भी फेल हो जाता है 3 माह में पूरी एफर्ट लगा के, तो फिर इसको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। तो नाज़रीन ये ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी चीज को डील करें, कोई भी ट्रीटमेंट है, अगर आपको मार्क नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसको पूरा ट्रायल नहीं कह सकते। अगर बहुत अच्छा हो, ये जिम में जाएगा, जिम में जाकर कुछ एक्सरसाइज मैं इसको गाइड कर दूंगा, वो करेगा, स्विमिंग पूल में जाएगा, वो कुछ एक्सरसाइज करेगा, ताकि इसके माइंड में कल को ये ना रहे कि यार मैंने फिजियोथेरेपी का पूरा ट्रायल नहीं दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाते हैं, इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, और अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं होती, आप रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर वापस नहीं आते, तो फिर सर्जरी से नहीं घबराना चाहिए। आज के दौर में सर्जरी बहुत एडवांस हो चुकी है। छोटी सी माइक्रोडेसेक्टमी करनी होती है, एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है,
लोग बिना वजह से घबराए रहते हैं, बट इट शुड बी लास्ट ऑप्शन। बट अगर सारे ऑप्शन फेल हो जाए तो फिर खुदारा इसके बारे में जरूर सोचिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर भी आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।